ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये एक नया चैप्टर है। जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ ये सब आप थियरी वाले पेजेस में लिखना। आपको मालूम है हर चैप्टर में मेरे थियरी वाले पेजेस अलग होते हैं और सम्स वाले पेजेस अलग होते हैं। अब जो चैप्टर अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं इसको लिक्विडेटर्स अकाउंट्स बोलते हैं। लिक्विडेटर्स अकाउंट्स। मैं थोड़ा बहुत पहले इस चैप्टर का बैकग्राउंड बता देता हूँ, इस चैप्टर में होता क्या है। इस चैप्टर में सबसे पहले जैसे हर चैप्टर में मैं फर्स्ट सेंटेंस में बोलता हूँ कि हम मतलब कौन, तो इस चैप्टर में हम कौन वहां से शुरू करता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग एक लिक्विडेटर है। इस चैप्टर में हम लोग एक लिक्विडेटर है। हर चैप्टर में मैं पहली लाइन में यही बोलता हूँ कि हम कौन है। और अपोजिट पर्सन जो है, अपोजिट पर्सन एक कंपनी है जो बंद होने वाली है। अपोजिट पर्सन एक कंपनी है जो बंद होने वाली है और हम मतलब लिक्विडेटर, हम क्या करेंगे, एक कंपनी को बंद होने में हेल्प करेंगे। उसके बदले में हम मतलब लिक्विडेटर, हमको इस कंपनी से कोई ना कोई कमीशन या सैलरी या रेम्यूनरेशन हमको मिलेगा। सैलरी बोलो, रेम्यूनरेशन बोलो, कमीशन बोलो, हमको मिलेगा। अब एक ऑपोजिट पर्सन एक कंपनी है विच इज गोइंग टू वाइंड अप, which is going to wind up or which is going to liquidate। एक ऐसी कंपनी है जो बंद होने वाली है और हम इस कंपनी को बंद होने में मदद करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस कंपनी को बंद होने में मदद कर रहे हैं। इस कंपनी के सारे एसेट्स हम बेचेंगे। ऑब्वियसली वो पैसा हमारा नहीं है। हम इस कंपनी, मैं बार बार बता रहा हूं, हम मतलब कौन, हम एक लिक्विडेटर है। तो हम क्या करेंगे, इस कंपनी के सारे एसेट्स बेचेंगे, वहां से पैसा आएगा, फिर हम इस कंपनी की सारी लायबिलिटीज को पे करेंगे। ठीक है, पहले इस कंपनी के सारे एसेट्स को हम बेचेंगे, वहां से पैसा आएगा, एसेट्स को बेचने से पैसा आएगा, फिर हम लोग सारी लायबिलिटीज को पे करेंगे। ठीक है, अब सारी लायबिलिटीज को किस तरीके से पे करना है, पैसा कैसे आएगा, कैसे जाएगा, वही इस चैप्टर में हमको सीखना है। तो मैं 2-3 नोट्स बता दे जाऊं आपको। जैसे कभी भी हमारे बिजनेस में पैसा आने का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, जहां से भी पैसा आए आने दो। तो देयर इज नो सीक्वेंस या नो ऑर्डर, देयर इज नो सीक्वेंस और नो ऑर्डर ऑफ रिसीविंग मनी। मतलब कहीं से भी पैसा आ रहा है उसको आने दो। पैसा मिलने का कभी कोई ऑर्डर नहीं होता है। ये एसेट बेचा पैसा आया, दूसरा एसेट बेचा पैसा आया, तीसरा एसेट बेचा पैसा आया। जब भी पैसा आ रहा है बिजनेस में उसको आने दो। लेकिन ऑब्वियसली पैसा पे करने का एक तरीका होता है, तो वो तरीका लिक्विडेटर को भी फॉलो करना पड़ता है। लिक्विडेटर को ये, लिक्विडेटर मतलब हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम सारी लायबिलिटीज को एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में पे करें। वो ऑर्डर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसा गवर्नमेंट ने हमको बताया कि इस तरीके से पे करो, तो ऑब्वियसली देयर इज अ सीक्वेंस और ऑर्डर, देयर इज अ सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ पेइंग द लायबिलिटीज। जो भी हम अपनी लायबिलिटीज को पैसा पे करेंगे उनका जरूरी कोई ना कोई एक सीक्वेंस या कोई ना कोई ऑर्डर होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में बनानी एक स्टेटमेंट होती है। मैं आपको दिखाता हूं ये वाली स्टेटमेंट। इस चैप्टर में बनानी ये एक स्टेटमेंट होती है, इसको बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट बनानी सिर्फ ये स्टेटमेंट होती है। इसमें लेफ्ट साइड पे सब रिसिप्ट होते हैं, मतलब लिक्विडेटर को, मतलब हमको कौन सा पैसा मिला, तो रिसिप्ट साइड पे कौन सा पैसा हमारे पास आया, और पेमेंट साइड पे कौन सा पैसा हमने पे किया। सेम जैसे हमारे 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक होता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो हम रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे, जब भी पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड पे लिखेंगे। तो पहले रिसिप्ट साइड समझाता हूँ। रिसिप्ट साइड समझने में इजी होता है। यहाँ पे आप लोगों को, जैसे हमेशा हर चैप्टर में होता है, क्वेश्चन में मैं लिख के बताता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ सारी बातें। क्वेश्चन जो होगा आपका, क्वेश्चन में आपको एक ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होगी। इस ओल्ड बैलेंस शीट में जैसे हर चैप्टर में होता है, एक लायबिलिटी का कॉलम होगा, लायबिलिटी अमाउंट रुपीस, और एक एसेट्स का कॉलम होगा, एसेट्स अमाउंट रुपीस।
एक लायबिलिटी का कॉलम होगा लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, एक एसेट्स का कॉलम होगा एसेट अमाउंट रुपीज। तो मैं क्वेश्चन भी ड्रॉ करके बताता हूँ कि क्वेश्चन देखने में कैसा होगा, फिर धीरे धीरे समझने में मजा आएगा, फिर आंसर समझने में मजा आएगा। आंसर में बनानी वही स्टेटमेंट है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होगी, ये ओल्ड बैलेंस शीट किसकी है, कंपनी की। कौन सी कंपनी, जो कंपनी बंद होने वाली है उसकी ओल्ड बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, ठीक है। लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट रुपीज, ये सब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। यहाँ पे सारे अलग अलग एसेट्स दिए होंगे, मान लो एसेट नंबर 1, एसेट नंबर 2, यहाँ पे आपको सारे अलग अलग ऐसे एसेट्स दिए होंगे, एसेट नंबर 1, एसेट नंबर 2, एसेट नंबर 3। हाँ, यहाँ पे मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सभी दिए होंगे। तो आपको यहाँ पे एक कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ होगा। सब मैं अमाउंट्स के साथ समझाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करो ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है ये 7 लाख रुपीज है, ठीक है। और लायबिलिटी साइड पे तो बहुत ज्यादा लायबिलिटीज दी हुई होंगी, जैसे मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ होगा, ऐसे बहुत सारी अलग अलग लायबिलिटीज दी हुई होंगी, ठीक है। वो सब धीरे धीरे वक्त के साथ बताते जाऊंगा कि कौन सी लायबिलिटीज होती है। डिबेंचर्स दिया हुआ होगा, क्रेडिटर्स दिया हुआ होगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, बैंक लोन दिया हुआ होगा, ऐसी बहुत सारी अलग अलग लायबिलिटीज दी होगी। अब ये हुआ आपका कैश एंड बैंक बैलेंस 7 लाख, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दी होगी क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा हुआ होगा कि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ होगा कि जो भी सारे हमारे एसेट्स थे उनको हमने कितने रुपए में बेचा। बेसिकली सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल एसेट्स दिया हुआ होगा कि कौन से एसेट को हमने कितने में बेचा, और फिर लायबिलिटीज के बारे में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स दी होगी कि इस लायबिलिटी के अंदर ये इंक्लूडेड है, इस लायबिलिटी के अंदर ये इंक्लूडेड है, ऐसे लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी होगी। ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल लायबिलिटीज। तो ये सारी लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा, राइट। ये जो कंपनी बंद हो गई उसकी ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होगी, कुछ एडजस्टमेंट्स दी होगी, ठीक है। अब धीरे धीरे करके मैं समझाना शुरू करता हूँ। क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिखा होगा तो मैं आंसर अच्छी तरह समझा पाऊंगा। अब यहाँ से लेकर हमारा आंसर, ये आपको जो एग्जाम में लिखना है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार फॉर्मेट याद कर लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, फिर अमाउंट्स के साथ धीरे धीरे और एक्सप्लेन करूंगा मैं। सबसे पहले रिसिप्ट साइड पे आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे वही कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा जो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट, मैं क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को ओल्ड बैलेंस शीट बोलता हूँ, मैं हमेशा क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को ओल्ड बैलेंस शीट बोलता हूँ। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो 7 लाख रुपीज दिया हुआ था, जो ओल्ड बैलेंस शीट में 7 लाख रुपीज कैश एंड बैंक बैलेंस दिया होगा, ये हमारे रिसिप्ट साइड की पहली अमाउंट होती है। फिर रिसिप्ट साइड पे दूसरी अमाउंट होती है टू एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब जो भी हमने एसेट्स बेचे उनका सेलिंग प्राइस, जो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा। एसेट नंबर 1 बेचा, उसकी सेलिंग प्राइस, एसेट 2 बेचा, उसकी सेलिंग प्राइस, एसेट 3 बेचा, उसकी सेलिंग प्राइस, ये सब आपको एडजस्टमेंट्स में दिया होगा। पहले सबको इनर कॉलम में लिखना है, फिर टोटल आपको आउटर कॉलम में लिखना है, राइट। अब इसके बाद ये एक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है रिसिप्ट साइड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है टू सरप्लस ऑफ एसेट मॉर्गेजेड अगेंस्ट एनी लोन। मतलब अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया था, ये थोड़ा टिपिकल है, ये समझना सरप्लस मतलब क्या। छोटी सी स्टोरी बता दूं, हर एक टॉपिक, जो हर एक लाइन, हर एक शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज करो हमने किसी बैंक से लोन लिया था, सपोज करो 5 लाख रुपीज का। सपोज करो हमने किसी बैंक से लोन लिया था, कितने का, 5 लाख रुपीज का, ठीक है। अब इस लोन के सामने हमने इन्वेस्टमेंट्स को गिरवी रखा था, इस लोन के सामने हमने इन्वेस्टमेंट्स को गिरवी रखा था। तो बैंक लोन वाले क्या करेंगे, जो जहां से हमने लोन लिया है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, पहले हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमसे पूछे बिना बेच देंगे, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो सपोज करो इन्वेस्टमेंट्स हमारे बैंक वालों ने बेच दी, सपोज करो 7 लाख रुपीज में बेच दी। तो जिस बैंक से हमने लोन लिया है वो बैंक वाले हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमसे पूछे बिना
7 लाख रुपए में 7 लाख रुपीज में बेच देंगे। उसमें से अपना बैंक लोन का पैसा, उसमें से अपना बैंक लोन का पैसा ये बैंक लोन वाले माइनस कर देंगे 5 लाख। तो इन लोगों ने हमारी इन्वेस्टमेंट बेची 7 लाख में, उसमें से 5 लाख रुपीज हमारा जो लोन हमने लिया था बैंक से वो माइनस कर देंगे, बाकी 2 लाख रुपीज हमको देंगे। हम मतलब कौन? लिक्विडेटर। तो इस 2 लाख रुपीज को बोलते हैं सरप्लस। इस 2 लाख रुपीज को क्या बोलते हैं? सरप्लस। मतलब बैंक वाले क्या करेंगे, लोन वाले, हमारा जो एसेट हमने गिरवी रखा था, मॉर्गेज किया था, वो एसेट ये लोग बेच देंगे, उसमें से अपना लोन का पैसा काट देंगे, 7 लाख में से 5 लाख, बाकी जो 2 लाख बचा उतना ही हमको देंगे। इसको बोलते हैं सरप्लस ऑफ एसेट मॉर्गेजेड अगेंस्ट एनी लोन। मतलब हमने कोई एसेट गिरवी रखा था, वो बैंक वालों ने ही बेच दिया, और जितना बाकी पैसा बचेगा वही हमको देंगे। तो इसके अंदर 3-4 अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, वो मैं वक्त के साथ सिखाऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ ये हेडिंग याद करो, सरप्लस ऑफ एसेट। ठीक है, अब एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया, बस एसेट साइड पे और कुछ नहीं आता है। सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस, जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हो वो, फिर जो भी एसेट्स बेचे लिक्विडेटर मतलब हमने, उसका पैसा हमको मिलेगा। फिर अगर कोई एसेट हमने गिरवी रखा था तो उसका सरप्लस, ये भी रिसिप्ट साइड पे आएगा। अब रिसिप्ट साइड पे कोई भी अमाउंट लिखने का कोई ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता है, जो भी पैसा आए आने दो। पेमेंट साइड पे जो भी हम सारी लायबिलिटीज को पे करेंगे, इनको लिखने का एक ऑर्डर या सीक्वेंस होता है। मैं 1 2 3 4 नंबर भी लिख रहा हूं, ये 1 2 3 4 आप नंबर नहीं लिखोगे चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पे करते हैं सिक्योर क्रेडिटर्स को। सिक्योर क्रेडिटर्स वही जिसके सामने हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा हो। उसके बाद हम पे करते हैं लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस को, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन। अब ऐसे बोल सकते हो लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड कमीशन। लिक्विडेटर का एक्सपेंस एंड कमीशन हम पे करेंगे सेकंड नंबर स्टेप में, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन या कमीशन। ठीक है, ये सेकंड स्टेप में पे करेंगे। ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मैं 7 स्टेप बताऊंगा, वो 7 स्टेप लाइन वाइज होने चाहिए। तो पहले सिक्योर क्रेडिटर्स, फिर लिक्विडेटर्स एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन, इसके बाद हम पे करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। याद रखना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, स्पेलिंग के साथ याद रखना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स थर्ड नंबर स्टेप में। फोर्थ नंबर स्टेप में हम पे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, जो भी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स थे उनको। यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्थ नंबर बाय डिबेंचर होल्डर्स। फिफ्थ नंबर स्टेप में हम पे करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। फिफ्थ स्टेप में हम पे करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ठीक है, इन सब की मीनिंग क्या होती है मैं सब एक एक करके बताऊंगा। सिक्स्थ स्टेप में हम पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब देखो ऊपर स्टेप 3 में था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और ये स्टेप 6 है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और स्टेप 7 में हम लोग पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो 3 और 6 में कंफ्यूज नहीं हो जाना, नाम अलग अलग है। 7th स्टेप में हम पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आपको मालूम है इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हमारी कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, इसलिए ज्यादा पैसा बच जाए स्टेप 7 में तो भी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, कम पैसा बच जाए तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा पे होता है जब भी कंपनी बंद होती है, लेकिन ज्यादा पैसे बचे तो भी इनके, कम पैसे बचते हैं तो भी इनके। ये हमारी कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। तो हम लोग इस तरीके से 7 स्टेप में पे करते हैं। मैं एक बार बोल देता हूँ 7 स्टेप, फिर ट्रिक भी बताऊंगा। स्टेप 1 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, स्टेप 2 liquidators expense and remuneration, step 3 preferential creditors, step 4 debenture holders, step 5 unsecured creditors, step 6 preferential holders, step 7 equity shareholders। ये लाइन वाइज आपको याद करने हैं, और हर एक स्टेप लिखने के बाद 4 लाइन छोड़ देनी है। चाहे आपकी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट 2 पेज की बने, 1.5 पेज की बने, वो चलेगा, लेकिन आपको हर एक हेडिंग लिखने के बाद 4 लाइन छोड़ देनी है। अब ट्रिक बताऊं, मतलब मैंने कैसे याद किया था। पहली बार मैंने ऐसे याद किया था कि स्टेप नंबर 1, 3 और 5 पे क्रेडिटर्स हैं, आपने भी ऐसे ही याद किया होगा। 1 और 3 और 5 पे क्रेडिटर्स हैं, 1 पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 3 पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, 5 पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पहले क्रेडिटर्स याद करो, 1 पे सिक्योर्ड,
3 पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, 5 पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स स्टेप 1, स्टेप 3 में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, स्टेप 5 में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो 1 3 5 में क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, अनसिक्योर्ड, ठीक है। स्टेप 2 में लिक्विडेटर खुद, मतलब हम खुद का ही पैसा खुद को देंगे, पेमेंट साइड पे लिखेंगे हमने ही पैसा लिया, ओके। स्टेप 4 पे डिबेंचर होल्डर्स, स्टेप 4 पे डिबेंचर होल्डर्स। बाकी जो बचा स्टेप 6 और 7, वो तो आपको मालूम है, कोई भी कंपनी जब बंद होती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। दिमाग लगाओ, इतने साल से आप सुन रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यही तो उनकी रियल मीनिंग होती है। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब पहले, जब भी कोई कंपनी बंद होती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, जो उनका नाम है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब पहले, प्रेफरेंस का मतलब ही पहले होता है। तो जब भी कोई कंपनी बंद होती है तो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और फिर अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो स्टेप 1 3 5 पे क्रेडिटर्स, स्टेप 1 में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, स्टेप 3 में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, स्टेप 5 में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 2 पे लिक्विडेटर्स, एक्सपेंसेस एंड कमीशन, 4 पे डिबेंचर होल्डर्स, फिर बचा 6 और 7, 6 में प्रेफरेंशियल होल्डर्स, 7 में इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो स्टेप 3 और 6 की स्पेलिंग अच्छी तरह देख लेना। स्टेप 3 है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और स्टेप 6 है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दोनों अलग अलग बातें। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा, इतना आप लोग लिखो तो फिर मैं और आगे समझाऊं। थियरी पेजेस, ये चैप्टर का नाम लिक्विडेटर्स अकाउंट्स। बैकग्राउंड मैंने आपको बताया सारा क्या करना है इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन भी लिखना, मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन कैसा दिया होगा, ये सारा क्वेश्चन लिखना। और ये हमारा मेन आंसर, इसकी मार्क्स है, ये आंसर अच्छी तरह से लिखना, ये अच्छी तरह लिखना। ठीक है, लिखना शुरू करो तो और आगे रूल्स बताऊं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पहले इतना सब लिख लो। ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, आपको कभी भी कुछ भी सीखना हो तो ये नंबर पे फोन या SMS या व्हाट्सएप करना, मैं सिखा दूंगा। लिखते रहो बेटा।